हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान के चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं। कक्षा 11 रसायन विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि हमारा ब्रह्मांड केवल और केवल दो ही कारकों से मिलकर बना है, पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। इसके साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था कि ऐसा कुछ भी जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ न कुछ आयतन होता है, यानी कि जो कुछ न कुछ स्थान घेरता है, वो सब कुछ कहलाता है द्रव्य। इसके साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था कि हमारे चारों तरफ जो द्रव्य दिखाई देते हैं वो हमको तीन अवस्थाओं में दिखाई देते हैं, जिसमें पहली अवस्था है ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। इन्हीं तीन अवस्थाओं में हम लोगों को चारों तरफ जितने भी द्रव्य हैं वो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि द्रव्य की कुछ विशेष अवस्थाएं भी पाई जाती हैं जो केवल और केवल विशेष परिस्थितियों में ही दिखाई देती हैं, और वो अवस्थाएं हैं प्लाज्मा, बोस-आस्टिन संघनित और फर्मियोनिक संघनित। तो ये भी द्रव्य की कुछ अवस्थाएं हैं जो सामान्य परिस्थिति में हमको दिखाई नहीं देती हैं। अब चूंकि सामान्य परिस्थिति में जो हम लोगों को द्रव्य की अवस्थाएं दिखती हैं वो होती हैं ठोस, द्रव और गैस, इसीलिए हम लोग इन्हीं तीनों अवस्थाओं का ही अध्ययन करते हैं और बाकी के अवस्थाओं का अध्ययन नहीं करते हैं। तो हम जो है कि हम लोग भी इन्हीं तीनों अवस्थाओं का अध्ययन जो है करने वाले हैं। अब इसमें जो पहली अवस्था है ठोस अवस्था, उस ठोस अवस्था का अध्ययन आपको करना है क्लास 12 में। क्लास 12 में एक चैप्टर के रूप में आपको ठोस अवस्था को बहुत डिटेल में जानना है, और इसके बाद इसमें बची हुई जो दोनों अवस्थाएं हैं द्रव और गैस अवस्था, उसको आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो इन अवस्थाओं को हम लोग डिटेल में जानेंगे, द्रव और गैस अवस्था को इस चैप्टर में। और उसको जानने से पहले हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात कर लेते हैं, और वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि आखिर जो द्रव्य है वो क्यों अलग अलग अवस्थाओं में पाई जाती है। आखिर क्या कारण है कि द्रव्य जो है अलग अलग अवस्थाओं में पाई जाती है। कहने का ये मतलब है कि ऐसा क्यों नहीं है कि सभी के सभी द्रव्य ठोस अवस्था में पाए जाने चाहिए, या सभी के सभी द्रव्य गैस अवस्था में पाए जाने चाहिए, या सभी के सभी द्रव्य जो है कि द्रव अवस्था में पाए जाने चाहिए। आखिर क्या कारण है कि समान परिस्थिति में कुछ द्रव्य ठोस अवस्था में, कुछ गैस अवस्था में और कुछ द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? क्या कारण है? तो इसके जो सिंपल कारण है, सबसे पहले हम लोग उन्हीं को जान लेते हैं। तो इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं जिसके कारण द्रव्य जो होता है, जिसको जनरल भाषा में हम लोग पदार्थ भी कहते हैं, उसकी अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं। उन दोनों कारणों में पहला जो कारण है वो है द्रव्य के कणों के बीच लगने वाला बल, और दूसरा जो कारण है वो है ऊष्मीय ऊर्जा। तो हम लोग सबसे पहले इन्हीं दोनों को जान लेते हैं कि आखिर द्रव्य के कणों के बीच में कौन कौन से बल लगते हैं और ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, जिसके कारण की जो है द्रव्य की अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्रव्य के कणों के बीच में लगने वाला बल। तो देखिए, आपने देखा होगा आयनिक यौगिकों को देखा होगा। आयनिक यौगिक जैसे आपने सोडियम क्लोराइड देखा होगा कि वो आयनों से बना होता है। सोडियम क्लोराइड में Na+ और जो है Cl- होता है, यानी धनायन और ऋणायन होता है। तो आयनिक यौगिक धनायन ऋणायन से बना होता है, और आपको बता दें कि धनायनों और ऋणायनों के बीच में जो बल काम करता है वो बल होता है प्रबल स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल काम करता है और जो होता है बहुत ही प्रबल, और वो इतना ज्यादा प्रबल होता है कि जो आयन के कण वो आपस में चिपक जाते हैं, और चिपक के इस तरह बढ़ जाते हैं कि वो हिलने डुलने में असमर्थ हो जाते हैं। और जब हिलने डुलने में असमर्थ हो जाते हैं तो वहां एक फिक्स साइज और शेप का एक द्रव्य बनता है, और वो जो अवस्था बनती है उसे हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था। इसी तरह धातुओं में भी आपने देखा होगा कि धातु में जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बना लेते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो धातु के धनायन है वो गड़े रहते हैं, और गड़े रहने के कारण वहां पर उन इलेक्ट्रॉन और इन धातु आयनों के बीच में लगने लगता है प्रबल धात्विक बल। और ये धात्विक बल जो होता है इतना प्रबल होता है कि जो धातु के कण हैं वो अपने जगह से हिल डुल नहीं पाते हैं, और उनकी भी अवस्था हो जाती है ठोस अवस्था। यानी कहने का यही मतलब है
कि जब कणों के बीच से बहुत ज्यादा बल लग जाता है तो वो बढ़ जाते हैं और हिलने डुलने में असक्षम हो जाते हैं और उनकी अवस्था कैसे हो जाती है, ठोस अवस्था। लेकिन आपको यहाँ पढ़ना है किसको, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अब जो द्रव्य और गैस अवस्था होगा इसमें ठोसों इतना बल बिल्कुल नहीं लगता होगा, इसमें कोई ऐसा बल काम करता होगा जो उनकी अपेक्षा थोड़ा सा क्या हो, कमजोर हो। क्योंकि आप देखते हैं कि ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में जो कण हैं वो गति कर सकते हैं, यानी वो इतने मजबूती से नहीं बंधे रहते कि वो गति करने में असक्षम हो, मतलब कि वो वहां गति कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इनमें भी कुछ बल काम कर रहे होंगे जिसके कारण द्रव अवस्था गति कर रहे होंगे और गैस अवस्था तो बिल्कुल बहुत ज्यादा गति कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग यही समझ लेते हैं कि आखिर द्रव्य और गैस के बीच में आखिर मुख्य रूप से कौन कौन से बल काम करते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि द्रव्य और गैस जो होते हैं वो अधिकतर बने होते हैं अणुओं या परमाणुओं से, और आपको बता दें कि अणुओं और परमाणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उससे हम लोग कहते हैं अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल कहलाता है और इंग्लिश में उसी को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, अगर इसकी एक सिंपल परिभाषा देनी है तो इसकी सिंपल परिभाषा हम लोग ऐसे ही देते हैं कि अणुओं या परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ही कहलाता है अंतरा आणविक बल। तो वो होता है अंतरा आणविक बल। और आपको बता दें कि अंतरा आणविक बल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और अंतरा आणविक बलों को संयुक्त रूप से एक विशेष नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अब वो विशेष नाम क्या होता है, वो विशेष नाम होता है वान डेर वाल बल। आपको बता दें कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोनाथन वान डेर वाल, और उन वैज्ञानिक के सम्मान में इन अंतरा आणविक बलों को इस संयुक्त रूप से वान डेर वाल बलों के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वान डेर वाल शब्द आपको बार बार मिलता होगा कि वान डेर वाल बल। तो यही समझ लीजिए कि जो अंतरा आणविक बल है वही अंतरा आणविक बलों को इस संयुक्त रूप से हम लोग वान डेर वाल बल कहते हैं। क्यों कहते हैं, जोनाथन वान डेर वाल नामक वैज्ञानिक के सम्मान में उनका नाम दिया गया है। अब हम लोग आगे चलेंगे और एक एक करके हम लोग देखेंगे कि अंतरा आणविक बल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए अंतरा आणविक बल तो कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ मुख्य अंतरा आणविक बलों की ही बात करने वाले हैं, जिसमें जो पहला अंतरा आणविक बल है जिसकी हम लोग बात करेंगे वो आपका है प्रकीर्णन या लंदन बल। दूसरा आपका जो है वो है द्विध्रुव बल, तीसरा है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल और चौथा आपका है हाइड्रोजन आवर्त। तो इन चार प्रकार के अंतरा आणविक या वान डेर वाल बलों को हम लोग देखने वाले हैं। तो इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम इन चारों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं प्रकीर्णन या लंदन बल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकीर्णन या लंदन बलों को। प्रकीर्णन या लंदन बल को देखेंगे, ये पहला बल। अब देखिए इसको किस तरह समझते हैं, जैसे इसको इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर जो है कि एक जो है कि कोई अणु या परमाणु है जो बिल्कुल सममित है, यानी कि जिसमें बीच में धनायन है और चारों तरफ क्या है आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व उसका फैला हुआ है। जानते हैं परमाणु के अंदर कि बीच में नाभिक होता है जिसमें धनायन होते हैं और चारों तरफ उसका घनत्व क्या होता है, फैला होता है। ये हमने परमाणु मान लिया ए और इसके बगल में एक और परमाणु हमने मान लिया बी, और बी में भी वही कंडीशन है। अब देखिए हमने ये माना कि किसी कारणवश क्या हुआ कि ये परमाणु जो सममित था वो असम्मित हो गया, यानी इसमें ताक्षणिक ध्रुवता आ गई। ताक्षणिक ध्रुवता आ गई मतलब किसी कारण से ये इसका धनायन अपने स्थान से थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसका धनायन ताक्षणिक रूप से ध्रुवण हो जाए, यानी कि किसी कारणवश थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, मान लीजिए हमने माना कि थोड़ा सा इधर इसका ध्रुवण हो गया, तब होगा क्या कि इसके बगल में हम लोग मान लेते हैं कि बी इसके बगल में परमाणु है, तो इसके बगल में जो रहने वाला दूसरा परमाणु या जो बी परमाणु यहाँ पर है उसमें क्या होने वाला है वो देखिएगा। इसमें ताक्षणिक रूप से ध्रुवणता कार देखिए इस पर क्या असर पड़ने वाला है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा कि इसमें धनावेश इस तरफ चला गया और ऋणावेश इस तरफ आ गया। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का घनत्व है और इलेक्ट्रॉन के घनत्व कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। तो
तो अब इस साइड ऋणावेश आ गया। अब ध्यान से देखिए, इस परमाणु जो इसके एकदम बगल में है उसके इधर भी चारों तरफ ऋणावेश फैला है, तो ये ऋणावेश जो ऋणावेशित क्षेत्र है वो इस ऋणावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और इस धनावेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी इस धनावेश को आकर्षित करेगा और इस ऋणावेश को ये वाला जो एक तरफ हो गया है वो प्रतिकर्षित करेगा। इस कारण कंडीशन क्या हो जाएगी कि इस कारण ये जो आपका धनावेश है वो भाग जाएगा इस तरफ और ऋणावेश हो जाएगा इस तरफ। इस तरह ये आपका इस अणु का भी देखिए ध्रुवण हो गया और इस अणु का भी ध्रुवण हो गया। ध्रुवण होने का मतलब कि इसके एक साइड में प्लस हो गया और दूसरे साइड में क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ये माइनस का मतलब कि आंशिक रूप से इधर ऋणावेश हो गया और आंशिक रूप से उधर क्या हो गया, धनावेश हो गया। अब देखिए जब अब ऐसा हो गया तो अब ऐसे इनके बगल वाला जो अणु होगा इस प्रभाव कारण उसमें भी यही होगा, उसमें भी यही होगा। ठीक है, यानी इसमें ताक्षणिक ध्रुवणता कारण इसके बगल वाले में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। इसके कारण इसमें प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। ठीक है, एक के कारण दूसरे में उत्पन्न हुआ, इसके कारण तीसरे में, ऐसे 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 जितने भी वहां पर परमाणु, जितने भी वहां पर जो आपका वहां पर द्रव्य की अवस्था है, पदार्थ है, उसमें हर एक परमाणुओं में ये चीजें हो जाएंगी। एक में होने के कारण सभी में क्या होगा कि ये कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा। और जब ये कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा तो अब देखिए क्या होगा कि एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस इस तरह हर एक परमाणु में बन जा रहा है, तो ये माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका माइनस अगले वाले प्लस को आकर्षित करेगा। देखिए ये माइनस ये प्लस है तो ये आकर्षित करेगा, ये भी आकर्षित करेगा। इस तरह हर एक परमाणुओं के बीच में लगने लगेगा एक प्रकार का आकर्षण बल, और उसी आकर्षण बल को ही हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन या लंदन बल। बड़ा ही सिंपल सा था। आगे हम लोग दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा जो है वो आपका जो है वो है द्विध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव बल। देखिए ये बड़ा ही सिंपल सा है, द्विध्रुव द्विध्रुव बल। ये भी एक प्रकार का आपका वांडर वाल बल के अंतर्गत आता है। ये बड़ा ही सिंपल है, इसको आप देखिए इस तरह समझ सकते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लिया हमने HCl को। अब HCl के बारे में आप बहुत पहले जानते होंगे कि HCl के बीच में आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक सहसंयोजी बॉन्ड होता है। सहसंयोजी बॉन्ड का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देता है और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का बराबर अधिकार रहता है। अब देखिए ये यहाँ बराबर अधिकार तो है, लेकिन आप जानते होंगे कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से बहुत ही क्या है, अधिक है, बहुत ही ज्यादा अधिक है। अब बहुत ज्यादा अधिक होने के कारण ये आपका साझे में इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में न हो कि ये क्लोरीन की ओर खींचे रहते हैं। जाहिर सी बात है इसके खींचने की शक्ति ज्यादा है, तो ये इसके पास पूरा तो नहीं आ सकता है, लेकिन खींचने की शक्ति ज्यादा है तो एकदम बीच में न रह के ये अपनी ओर क्या होगा, खींचे रहेगा। अब जब अपनी ओर खींचे रहेगा तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी जाएगा उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश का घनत्व बढ़ जाएगा, यानी उसके पास हो जाएगा ऋणावेश, और जिससे दूर जाएगा ऋण आवेश उसके ऊपर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। अब पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ऋणावेश उत्पन्न होता है वो आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है और आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं माइनस डेल्टा से, और इस पर उत्पन्न हो जाता है उतने ही बराबर में आंशिक धनावेश, जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं प्लस डेल्टा से। यानी कहने का मतलब है कि जो HCl का अणु है इसमें एक तरफ H होगा एक तरफ Cl होगा, लेकिन इसके एक कोने में हो जाएगा आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, और एक कोने में होगा आंशिक ऋणावेश। सेम इसके बगल में जो अणु होगा उसमें भी यही होगा कि H होगा और यहाँ Cl होगा, एक तरफ होगा आंशिक धनावेश और एक तरफ होगा आंशिक ऋणावेश। सेम इसके जो बगल में होगा उसके भी यही कंडीशन होने वाली है। यानी यहाँ जितने भी अणु होंगे सबके अंदर ये कंडीशन होगा, और आप देख रहे हैं कि यहाँ एक ही अणु के एक तरफ धनायन और एक तरफ धनावेश और एक तरफ ऋणावेश है। यानी ये अणु जो है वो काम कर रहा है किस टाइप का, द्विध्रुव की तरह कार्य कर रहा है, द्विध्रुव की तरह काम कर रहा है। या ये भी अणु जो काम कर रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा है, द्विध्रुव की तरह। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव की तरह काम कर रहा है, आप जानते हैं ना ध्रुव, ठीक है। प्लस माइनस क्या है, विपरीत ध्रुव है। तो यहाँ पर ये अणु देखिए एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, यानी कि ये दो ध्रुव का काम कर रहा है, इसीलिए इसे द्विध्रुव कहते हैं।
तो ये देखिए ये द्विध्रुव हो जाएगा, ये ध्रुव जितने अणु है सब द्विध्रुव हो जाएगा। अब इन द्विध्रुवों की खासियत ये होती है कि द्विध्रुव में एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस होता है, जिस कारण की एक जो अणु का द्विध्रुव का माइनस सिरा है वो दूसरे वाले द्विध्रुव के प्लस सिरे पर क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। और इस प्रकार हर एक अणु का दूसरे अणु के जो है विपरीत आवेशित सिरों के साथ आकर्षण बल लगने लगेगा। देखिए यहाँ ये आकर्षण लग रहा है, अगले अणु के साथ ये आकर्षण लगाएगा। इस प्रकार हर एक अणुओं के बीच लगने लगेगा आकर्षण बल, और इसी आकर्षण बल को कहते हैं द्विध्रुव बल। इसी को कहते हैं द्विध्रुव बल। क्यों? क्योंकि ये द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच में लग रहा है। तो इसको भी आपने समझ लिया। तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा जो है वो है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। देखिए बड़ा सिंपल है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल क्या होता है। देखिए जैसे हमने एक अणु ले लिया ये, ठीक है, और इस अणु में मान लीजिए कि इधर मान लीजिए ए है और इधर बी है। इस पर आ गया है आंशिक आपका धनावेश और इस पर आ गया आंशिक ऋणावेश, ये हो गया, ठीक है। यानी ये पहले से एक द्विध्रुव है, यहां पर पहले से एक द्विध्रुव बन चुका है, ये पहले से है, मतलब यहां हम HCl ही मान सकते हैं कि मान लीजिए HCl है। अब ये द्विध्रुव है। अब क्या हुआ कि ये किसी एक ऐसे अणु के संपर्क में आ गया जो कि आपका अध्रुवीय है, जो बिल्कुल क्या है, अध्रुवीय। अध्रुवीय होने का मतलब कि उसमें कोई भी ध्रुव नहीं बना है, बिल्कुल अध्रुवीय। इसके मान लीजिए अध्रुवीय का मतलब इसके एकदम बीच में आपका क्या है, धनावेश है, इस परमाणु के बीच में धनावेश है और चारों तरफ इसके जो है कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व बराबर रूप से फैला हुआ है, यानी ये अध्रुवीय। ये क्या है आपका, अध्रुवीय। अब देखिए हुआ क्या कि आया इसके पास। अब जब इसके पास आएगा तो देखिए इसके पास क्या है, एक तरफ ऋणावेश, इस तरह ऋणावेश है, किसी तरफ से आ सकता है, बात वही होगा। हम लोग मान लेते हैं कि ऋणावेश वाला सिरा इसके पास आया, कोई द्विध्रुव वाला इस तरह का अणु को इसके पास आया। अब जब इसके पास आएगा तो देखिए ऋण आवेश एक तरफ है, तो अब ऋण आवेश वाला क्या करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, उसको क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा और इस प्लस वाले को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, प्लस को अपनी ओर खींचेगा और इसको दूर भगाएगा। इस कारण क्या हो जाएगा कि ये अणु जो है कि इसके, चलिए इसको यहाँ छोड़ देते हैं, और देखिए इसके आने के फलस्वरूप देखिए इस अणु में क्या कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। ये ए बी तो था, ये प्लस, और यहाँ पर इस अणु में देखिए कुछ विकृति उत्पन्न हो जाएगी, और विकृति में क्या होगा कि ये यहाँ पर क्या है, देखिए ये यहाँ पर क्या करेगा, बताया था हमने कि धनावेश को अपनी ओर खींचेगा ऋणावेश से तो, और ऋणावेश को यहाँ से ढकेलेगा। इस कार्य जो होगा इस साइड में आपका धनावेश आ जाएगा, यानी इस साइड में यहाँ पर आ जाएगा धनावेश, और ठीक है, क्योंकि ये ऋणावेश है तो धनावेश को खींचेगा तो इस साइड में धनावेश आ जाएगा और ऋणावेश को ढकेल देगा इधर से, तो इस साइड में हो जाएगा आंशिक ऋणावेश। तो इस प्रकार ये एक द्विध्रुव था और इसने आया और इसने इसको क्या कर दिया कि इसको भी अपने जैसा ध्रुवी बना दिया। देखिए कंडीशन ऐसी हुई कि पास आने से ये भी बन गया ध्रुवी। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर जैसे ये बनेगा, अब इनके बीच लगने लगेगा एक आकर्षण बल। सेम यही वाली कंडीशन हो गई, तो अब इनके बीच में आकर्षण बल लगने लगेगा, और इस प्रकार जो आकर्षण बल उत्पन्न हुआ है इनके बीच में, इसको हम लोग कहेंगे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। देखिए द्विध्रुव था और इसने इसको प्रेरित कर दिया, जिससे ये भी क्या हो गया, द्विध्रुव बन गया, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाएगा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। ये आपने जान लिया। और चौथा हम लोग जान लेते हैं, चौथा है हाइड्रोजन आपन। हाइड्रोजन आपन, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे कहते हैं, ये चौथा आपका अंतराण्विक बल है। तो अब इसको हम आपको बहुत अच्छे से नहीं बताने वाले हैं, या यहाँ पर हम कुछ भी नहीं बताने वाले हैं आपको हाइड्रोजन आबंध के बारे में। इसलिए नहीं बताने वाले हैं कि इसके पहले वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर में हमने हाइड्रोजन आबंध पर एक अलग से वीडियो बना रखा है। वहां पर उस चैप्टर में आप जाएंगे तो पार्ट 9, जो उसका पार्ट 9 है, उसमें केवल और केवल हमने आपको हाइड्रोजन आबंध के बारे में ही बताया है। हाइड्रोजन आबंध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने वहां पर अलग से वीडियो बनाया था। यदि आपने वो वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप उसको अभी भी देख सकते हैं। आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इधर ऊपर आई बटन से भी आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं और वहां से हाइड्रोजन आबंध को अच्छे से समझ सकते हैं।
तो ये आपने चारों देख लिया, ये 4 प्रकार के हमने आपको बता दिए अंतरा आणविक बल, और इन्हीं सबका जो मिश्रित रूप होता है उसी को हम लोग कहते हैं वान डेर वाल बल। अब यहाँ पर ये तो पहला कारण आपने जान लिया। हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी द्रव्य जो होता है, द्रव्य वो अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उसके 2 कारण है। पहला द्रव्य के कणों के बीच लगने वाला बल, और दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा। तो हम लोग सेकेंड जान लेते हैं बी वाला, ऊष्मीय ऊर्जा, कि आखिर ऊष्मीय ऊर्जा से द्रव्य की अवस्था जो है वो किस प्रकार जो है कि परिवर्तित होती है। तो सिंपल आपको बता दें कि ऊष्मीय ऊर्जा से क्या होता है कि जब हम किसी भी द्रव्य को ऊष्मा देते हैं या उसकी ऊष्मीय ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो द्रव्य या पदार्थ जब ऊष्मीय ऊर्जा पाता है तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो कमजोर होने लगता है। उनके बीच लगने वाला बल जो होता है वो कमजोर हो जाता है, और जब वो कमजोर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि अगर कणों के बीच लगने वाला बल कमजोर हो जाएगा तो वो आपस में अपने आप को बांधे नहीं रख पाएंगे। जब अपने आप को बांधे नहीं रख पाएंगे तो दूर दूर होने लगेंगे, और जब दूर दूर होने लगेंगे तो उनकी अवस्था यदि ठोस है तो द्रव हो जाएगी, और यदि द्रव है तो कैसे हो जाएगी, गैस हो जाएगी। तो सिंपल यानी कहने का यही मतलब है कि ठोसों में ऊष्मीय ऊर्जा सबसे कम होती है, द्रव में उससे ज्यादा, और गैसों में होती है सबसे अधिक। जैसे एग्जाम्पल से आप बहुत बेटर समझेंगे, जैसे आपने देखा होगा बर्फ। बर्फ को आपने देखा होगा कि बर्फ को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये बन जाता है जल, और जब इसको जल को गर्म करते हैं तो ये आपका बदल जाता है वाष्प में। यानी सिंपल से कहने का मतलब है कि ये था ठोस, और गर्म करने पर ये बदल गया द्रव, और इसको गर्म करने पर ये बदल गया गैस में। तो इस तरह आपने देखा कि ये इसकी अवस्था जो है ऊष्मीय ऊर्जा पर कितना अधिक निर्भर कर रहा है। देखिए, ठीक है, बर्फ की ऊष्मा क्या होती है, बहुत कम, लगभग इसमें ऊष्मा होती नहीं, एकदम ठंडा रहता है। लेकिन जैसे इसको ऊष्मा देंगे तो जल में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, और अधिक ऊष्मा देंगे तो वाष्प में बदल जाएगा। देखिए वाष्प में कितनी सारी ऊष्मा होती है। तो सिंपल कहने का यही मतलब है कि हम लोग जब ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो जो कण है वो कणों के बीच में लगने वाला बल कमजोर होने लगता है, और कण गति करने लगते हैं। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उनके बीच लगने वाला बल कमजोर हो जाता है, जिस कारण उनकी अवस्था में हो जाता है परिवर्तन। यदि ठोस है तो बदलने लगता है द्रव में, द्रव है तो बदलने लगता है गैस में। और यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा सबसे कम होती है ठोसों की, उससे ज्यादा द्रव की, और सबसे अधिक ऊष्मीय ऊर्जा होती है गैस की। तो इस प्रकार आपने ये भी समझ लिया कि ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वो किस प्रकार द्रव्य की अवस्थाओं को जो है प्रभावित करती है। तो ये आपने जान लिया कि द्रव्य की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाएं किस प्रकार या किन कारकों के कारण प्रभावित होती हैं, या किन कारकों के कारण ये अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। अब हम लोग अपना मेन जो हमारा टॉपिक था उस पर आते हैं, और हम लोग अब चलेंगे, देखेंगे गैसीय अवस्था को। हम लोग द्रव्य की अवस्थाएं अब एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैसीय अवस्था को। तो आइए हम लोग गैसीय अवस्था को बहुत डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग इसको मिटा देते हैं और देखते हैं गैसीय अवस्था को। तो आइए हम लोग देख लेते हैं गैसीय अवस्था को। तो गैसीय अवस्था क्या होता है, अगर इसको सिंपली एक जनरल भाषा में बताना हो तो हम लोग यही कहते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, वह अवस्था कहलाती है गैसीय अवस्था। यानी सिंपल कहने का यही मतलब है कि जितनी भी गैसें होती हैं उनका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। अब अगर उनका आकार आयतन आपसे पूछा जाए कि कितना होता है, तो सिंपली आपको बता दें कि गैसों को जिस पात्र में रखा जाता है वो गैसें उसी पात्र के अनुसार अपने आकार को बदल लेती हैं, और उनका आयतन भी उसी पात्र के आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। अब ये तो सिंपल इसकी जानकारी हो गई कि गैसीय अवस्था क्या होता है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैसीय अवस्था समझने वाली, वो है गैसों के गुण। देखिए, जो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना हो गैसों के गुणों को ही पढ़ना है। तो हम लोग गैसों के गुणों को अच्छे से समझ लेते हैं, और आगे चल के उन्हीं को एक एक करके उन्हीं के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और तमाम उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो गैसों के गुणों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो गैसों का पहला गुण देखते हैं। तो गैसें बहुत अधिक संपीड्य होती हैं। देखिए, जो गैसें होती हैं बहुत अधिक होती हैं संपीड्य, यानी आप गैसों को बहुत अधिक दबा सकते हैं। अभी देखिए, ठोस हुआ, आप इस पर दाब लगा के इसको दबा नहीं सकते हैं, यानी इसके आकार को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन गैसों पर आप दाब लगाकर उसके आकार को बदल सकते हैं, यानी कि उसको दबाकर उसके आयतन को बहुत कम कर सकते हैं। तो किसी चीज को दबा के उसको आयतन को कम करना ही कहलाता है संपीड्यता का गुण, और गैसें होती हैं बहुत अधिक संपीड्य। दूसरा गुण देख लेते हैं। तो दूसरा गुण है
कि गैसों का घनत्व होता है बहुत ही अधिक कम। ठोसों और द्रवों की अपेक्षा गैसों का घनत्व बहुत ही कम होता है। घनत्व मतलब क्या होता है? घनत्व आप समझते होंगे एक तरह से भारीपन होता है। तो गैसों का कण जानते हैं दूर दूर होता है, गैसों का कण दूर दूर होता है, इस कारण उनका घनत्व बहुत ही क्या होता है? कम होता है, और ये बहुत ही ज्यादा होती है हल्की। तीसरा हम लोग गुण देख लेते हैं। तो गैसें जो होती हैं जिस पात्र में रखी रहती हैं उस पात्र पर चारों तरफ समान रूप से दाब लगाती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है कि गैसें अगर कहीं रखी होंगी तो चारों तरफ समान रूप से क्या लगाएंगी? दाब लगाएंगी। अब दाब क्यों लगाती हैं इसको आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आपको एक बात और बता दें कि आप गुब्बारे को देखते होंगे, बैलून्स, उसमें हवा भरते हैं, तो हवा भरने के कारण आप देखिए गुब्बारा फूल जाता है। तो उसका भी रीजन है कि जब हवा भरते हैं तो गैसें चारों तरफ जो उसके गुब्बारे का पृष्ठ उस पर दाब लगा देती है, जिससे वो क्या होता है? फूल जाता है। तो गैसों में बहुत अधिक गुण होता है। एक गुण होता है कि वो चारों तरफ क्या लगाती है? दाब लगाती है। चौथा गुण देख लेते हैं। तो चौथा गुण है कि गैसों में होता है विसरण का गुण। विसरण का गुण ये होता है, विसरण का गुण मतलब ये कि गैसों को अगर कहीं पर रखा जाए, दो गैसों को, तो वो बिना किसी बाह्य बल के अपने आप आपस में मिल जाती हैं, अपने आप मिल जाती है या अपने आप से फैल जाती है। तो अपने आप से गैसें जब एक दूसरे में मिल जाए या फैल जाए, इसी गुण को हम लोग कहते हैं विसरण का गुण। आगे चलते हैं, गैसों के और भी गुण देखते हैं। तो देखिए गैसें जो होती है उनकी प्रकृति होती है अधात्विक प्रकृति, यानी गैसें क्या होती है? अधातु होती है। जितनी भी गैसें वो सब क्या होती हैं? अधातु होती है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग छठवां गुण। तो छठवां गुण है कि जो गैसें होती हैं उनमें होती है गतिज ऊर्जा, यानी गैसों के अंदर गतिज ऊर्जा होती है। यानी गैसें कहीं जा रही हैं तो उनके उधर गतिज ऊर्जा होगी, वो टकराएंगी, तो टकराने के बाद वो क्या करेंगी? वहां पर जो है बल लगाती है। तो गैसों में होती है गतिज ऊर्जा। इसके साथ साथ एक और गुण है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि गैसों का आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। एक और लास्ट गुण जान लीजिए कि जो गैसें होती हैं वो आपका एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु रूपों में पाई जाती है। यानी ये सभी रूपों में पाए जाएंगे, एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु रूपों में पाई जाती है। जैसे एग्जांपल में देखिए, अभी हम लोग ले लें नियान को, तो ये एक परमाणु के रूप में पाई जाती है। यानी ये जहां भी गैस ढेर सारी नियान होगी वहां एक एक नियान के परमाणु होंगे और उसी रूप में पाई जाएंगी। अभी हम लोग H2 के रूप में ले लें तो हाइड्रोजन गैस इस रूप में पाई जाती है, इस रूप में, तो ये द्विपरमाणु है। अभी हम लोग इससे ज्यादा ले लें, जैसे हम लोग CO2 ले लें, ठीक है, CO2 ले लें, या हम लोग एथेन ले लें, C2H6 ले लें, तो ये क्या है? बहुपरमाणु है। कई सारे परमाणु मिलके हैं और इनकी अवस्थाएं क्या है? गैस अवस्था में है। तो इस तरह आपने जो गैस है उनके गुणों को भी जान लिया और इनके विस्तार से अध्ययन, इन पर तमाम नियम बने हैं, उन सबको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक और पॉइंट देख लेते हैं और वो देखते हैं हम लोग आवर्त सारणी में गैसों की स्थिति या आवर्त सारणी में गैस। तो देखिए आपको बता दें कि हमारे जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल 118 तत्व हैं और उन 118 तत्वों में आपको बता दें कि टोटल 11 गैसें हैं। टोटल क्या है? 11 गैसें। कौन कौन से जान लीजिए, बड़ा ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो गैसें हैं वो है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके बाद है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये 11 गैसें हैं। इसमें से 5 गैसें ऐसी हैं जो क्रियाशील गैसें हैं, यानी कि जनरल तौर पर ये जो है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। और इसके बाद जो बाकी की 6 गैसें हैं वो अक्रिय गैसें हैं। वो कौन कौन से हैं आपको पता होगा? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान और रेडान। ये देखिए 6 गैसें हैं। इनको हम लोग अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, क्योंकि ये जनरली किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो ये आपकी उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैसें हैं और ये सक्रिय गैसें आपकी हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो आवर्त सारणी में जो गैसें 11 है, तो बड़ा आसान है, आप याद भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी गैसें आपकी आवर्त सारणी में है। तो इस प्रकार आपने गैसों के बारे में बहुत सारी जानकारियों को हासिल कर लिया। अब आपको इस चैप्टर में गैसों से संबंधित अनेक नियमों को पढ़ना है, अनेक नियम को पढ़ना है। जो अभी आपने देखा कि गैसें चारों तरफ दाब लगाती हैं, दाब लगाने से इनका आयतन घट जाता है, यानी ये संपीड्य होती हैं, तमाम चीजें, गैसों में गतिज ऊर्जा होती है। तो इन सारे चीजों पर आपको जो है इनको विस्तार में पढ़ने हैं और इन पर आपको तमाम जो है कि फार्मूले पढ़ने हैं, तमाम जो है सूत्रों द्वारा इनको समझना है, तमाम नियम इस पर बने हैं, तमाम थ्योरियां बनी है। तो वो सब आपको सिद्धांत और नियम सब कुछ आगे पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं परिचय तक। जो नियम इस पर बने हैं उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।